जो ये था 1 वो इसकी जगह पे आ गया होगा, इसकी जगह पे कौन आया होगा, ये इसकी जगह पे आएगा, ये ऐसा बना। अब ये कंप्यूट 3 जो था इसके लिए ये रिटर्न स्टेटमेंट है, इसकी जगह पे आ जाएगा 6। तो उधर ये जो कंप्यूट 4 है इसकी जगह पे आ जाएगा 24। फाइनल है हमारा आंसर, वो आएगा हमारे यहाँ पर रिजल्ट में 24। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले रखा है तुम्हें रिकर्जन समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो एक क्लास है रिकर्जन नाम की, उसमें एक मेथड हमने बना रखा है जिसका नाम है रन, वॉइड रन, ठीक है ना। अब उस मेथड के अंदर हमने क्या करा है, भाई एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें हम कंप्यूट 4, अब ये कंप्यूट क्या है, देखो कंप्यूट एक हमारा मेंबर मेथड है यहाँ पर हमने बना रखा है, ठीक है। और वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट में लेता है। बड़े ध्यान से सुनना यहाँ पर रिकर्जन, इसको समझ लिया तो आगे के जो क्वेश्चन है उनको आराम से तुम कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना। फिर आगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमने कर रहे हैं, जैसे बाइनरी सर्च पर रिकर्जन के थ्रू करेंगे, जीसीडी निकालना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और फैक्टोरियल, उनको करने के लिए पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बार ये समझ लिया तो वो इससे ऊपर के लेवल के हैं क्वेश्चन, तो फिर वो आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर इसका फ्लो समझ लिया। तो देखो ज़रा यहाँ पर हमारे कंप्यूटर नाम का हमने मेंबर मेथड बनाया था, और यहाँ पर वो क्या है, उसकी डेफिनेशन है। तो मतलब जब हम यहाँ कॉल कर रहे होंगे तो हमारा वो जंप करके यहाँ पर आएगा, ठीक है जी, यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम रिज़ल्ट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, हमें इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आके देखते हैं, देखो यहाँ पर तो ये था तुम्हारा रन वाला मेथड, यहाँ क्लोज हो गया। उसके बाद जो हमने ये बनाया कंप्यूट वाला, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर यहाँ कुछ लिखा हुआ है। देखो इसकी जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, इफ़ और एल्स। इफ़ में लिखा है अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो 1 रिटर्न कर दो। ये थोड़ा देखा देखा सा लग रहा ना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये है बेस केस। देखो याद रखना, जो भी रिकर्सिव मेथड होता है ना, देखो रिकर्जन तो वो हो गया जब मेथड किसी अपने आप को बार बार कॉल करता है, और रिकर्सिव मेथड उसको बोलते हैं, या रिकर्सिव फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें रिकर्जन हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर इसमें हो रहा है, कैसे, देखो ये बेस केस है, ये तो भाई ब्रेक लगाने के लिए आखिरी में कि भाई इसके बाद तूने रुकना है, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसके बाद 1 रिटर्न करना है, ये तो ठीक है। रिकर्जन कहाँ हो रहा है, लेकिन रिकर्जन हो रहा है एल्स में, ठीक है। एल्स में लिखा है रिटर्न n इंटू कंप्यूट n-1, मतलब ये फिर से अपने आप को कॉल कर रहा है कंप्यूट को, कंप्यूट के अंदर फिर से कंप्यूट को कॉल हो रहा है, लेकिन n-1 मतलब जो भी n की वैल्यू होगी उसमें एक माइनस करके हम कॉल कर रहे हैं। अब तुम्हें मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो हम रिकर्जन करते हैं ना, उसमें हम हमेशा जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा होगा, पहले n की वैल्यू थी 4, अगली बार जब इसे कॉल करेंगे तो 3 बना के कॉल करेंगे, ठीक है। मतलब एक -1 कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा। तो मतलब जो भी थी प्रॉब्लम उसको हम और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हुए चलते हैं, तब उसको सॉल्व करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके। तो ये होता है रिकर्जन, प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के करना है सॉल्व। तो चलो ठीक है। अच्छा याद रखना, ज़्यादातर तुम्हें रिकर्जन वाले फंक्शन में एल्स के अंदर मिलेगा, जो भी रिकर्सिव कॉल हम कर रहे होंगे जब भी मिलेगा तो तुम्हें एक इफ़ और एक एल्स कम से कम मिलेंगे, क्योंकि एक तुम्हें बेस केस तो चाहिए होगा और एक रिकर्सिव केस जहाँ पर रिकर्जन हो रहा है वो चाहिए होगा। एक और बात ध्यान में रखना, बेस केस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो भाई जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन के नोट्स बना लेना। जितनी भी बात बता रहा हूँ अगर उतना पढ़ लिया तो पेपर में तुम पूरे मार्क्स ले आओगे इसमें से, रिकर्जन चैप्टर में से। तो जितनी काम की जो मैं बोल रहा हूँ मतलब वो सब काम की बात है, उनको नोट कर लो भाई, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिकर्जन से आता ही आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन टीचर तुम्हारा देगा ही देगा पेपर में। अब देखो बेस केस तुम्हारा एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो कभी कभी एक क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि भाई बेस केस हमारे कितने हो सकते हैं, जो हमारा रिकर्सिव मेथड है। तो भाई उसमें ऐसा नहीं है कि कितने भी हो सकते हैं, मतलब तुम एक भी उसमें लिख सकते हो, तुम उसमें एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, मतलब उसमें बेस केस की कोई ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि भाई एक ही होगा, ठीक है ना। तो कोई उसमें लिमिट नहीं है वैसे, पर नॉर्मली हम 1-2 ही बेस केस यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो ये हो गया हमारा रिकर्जन, यहाँ पर हम उसमें कर रहे हैं कॉल। अब उसके बाद ये हमारा मेन मेथड, देखो भाई यहाँ पर इफ़ की बॉडी खुली और यहाँ पर बंद हो गई, यहाँ एल्स की बॉडी खुली यहाँ बंद हो गई, फिर यहाँ पर हमारा जो था कंप्यूट वाला मेथड ये हमारा यहाँ बंद हो गया। फिर आया हमारा मेन मेथड। मेन मेथड में हमने क्या करा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया रिकर्जन जो हमारा क्लास है उसका, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट बनाए बगैर मैं इस मेथड को या किसी भी मेथड को कॉल नहीं कर सकता। कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो इक्वल टू न्यू, फिर जो क्लास का नाम है, ठीक है। तो मैं इसमें और अगर डिटेल में समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकता मैं, क्योंकि रिकर्जन पढ़ा रहा हूँ,
तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना रखी है जहाँ पर मैंने पूरा समझा रखा है किस तरीके से ये होता है, काम होता है। मैंने पूरा तुम्हें कंस्ट्रक्टर वाले चैप्टर में समझा रखा है, जो ये कॉल हो रही होती है और जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे होते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं उसको आई बटन पे लगा दूंगा। ये होने के बाद हमने क्या करा, देखो पहले तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करते हैं। तो हमने रन वाले मेथड को कॉल करा, यहाँ पर हमने सीधा इस कंप्यूटर को कॉल नहीं करा। क्यों? क्योंकि देखो रन को कॉल करा हमने तो रन के अंदर ये कंप्यूट ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। तो रन के अंदर ये ऑटोमेटिकली जब कंप्यूट कॉल हो रहा है तो इसलिए हम सीधा रन को कॉल कर रहे हैं। हमने मतलब ये मेथड इसलिए बनाया है कि हम क्योंकि इसके अंदर ये कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको कॉल नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट चाहें तो इसको भी अपने वाले मेथड को कॉल कर सकते हैं। मतलब हम कहीं पर अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो हम डायरेक्ट भी इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर प्रोग्राम है उसमें हमने रन को पहले कॉल करा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसका फ्लो समझते हैं किस तरीके से काम हो रहा होगा और किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले मेन मेथड में हम आए, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको कॉल हुई रन वाले मेथड को। तो रन वाले मेथड को जब हमारे कॉल हुई तो इसने क्या करा, एक रिजल्ट नाम का था वेरिएबल हमने बना रखा, उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, कंप्यूट 4। मतलब जो कंप्यूट वाला वैल्यू लौटाएगा वो इसमें हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब कंप्यूट वाला जैसे हमने यहाँ इस लाइन पे आए तो यहाँ से सीधा कॉल कहाँ लग गई, इधर में लग गई और ये वाली लाइन चलेगी। अब समझते हैं क्या हो रहा होगा। यहाँ था कंप्यूट 4, मतलब यहाँ पर n में कौन सी वैल्यू आई, n में आई 4, ठीक है। तो मतलब जहाँ भी इसके अंदर n है, n में कौन सी वैल्यू है, 4 है, ठीक है। तो अंदर चेक होगी कंडीशन इफ़ n इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ ज़रा कोने में लिख देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ये सबसे पहले ये चला कंप्यूट 4 है ना, कंप्यूट 4 चला, या ऐसे लिख लो, बड़े ध्यान से देखना जो ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना। रिजल्ट इक्वल टू कंप्यूट 4, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो कंप्यूट 4 को कॉल लग गई, क्योंकि कंप्यूट हमारा एक मेंबर मेथड है। तो यहाँ पर जब आए कंप्यूट 4, n में आया 4, इसको उससे कंपेयर करते हुए चलो। तो कंप्यूट n की जगह कौन है, 4, तो n में आया 4। कंडीशन चेक होगी इफ़ n इक्वल टू 1, क्या n 1 के बराबर है, नहीं है, ये नहीं चला, तो ये चलेगा। एल्स या तो इफ़ चलता है या फिर एल्स चलता है। तो एल्स चल गया, एल्स क्या हुआ, रिटर्न। क्या रिटर्न करना है, मतलब ये जो 4 वाला है हमारा, जो ये मेंबर मेथड है कंप्यूट 4 वाला, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा n इंटू कंप्यूट n-1। तो मतलब जो लाइन चली, मतलब इतने ये जो है ये कौन सी लाइन चलाएगा, इसने ये वाली लाइन चलाई, रिटर्न n इंटू कंप्यूट n-1। तो सीधी सी बात है, n की जगह कौन आया, 4, 4-1 3, 4 आया ना, क्योंकि n की जगह कौन दे रहे थे, हम 4 दे रहे थे, तो यहाँ आया 4, 4-1 हुआ 3। कुछ इस प्रकार का बना ये कि रिटर्न करो n इंटू कंप्यूट n-1, ठीक है। और ठीक है ना, तो n-1 हमारा बना मतलब 3, ऐसी लाइन बनी। लेकिन जैसी ये लाइन बनी तो इसके बाद दिक्कत ये होगी, यहाँ पर आया कंप्यूट 3, आ रही बात समझ में, n इंटू कंप्यूट n-1 था तो वहाँ पर बन गया कंप्यूट 3। तो वहाँ पर दिक्कत ये हुई, अब यहाँ पर एक और फिर से क्या होगी, इसको कॉल लग गई। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो अब इसको रोक के, इस लाइन को रोक के अब इस पे चले जाता है। होता यूँ है, जैसे हम यहाँ आए, ये एग्जीक्यूट हो रहा था, तो रिटर्न n इंटू कंप्यूट n-1 आया। जैसे कंप्यूट n-1 आया तो कंप्यूट 3 बना, तो फिर से क्योंकि ये कंप्यूट था फिर से वापस इसको कॉल लग गई, तो इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पर रोक देता है। वो बोलता है भाई तू थोड़ी देर रुक जा, अब मैं कंप्यूट 3 को जाऊँगा सॉल्व करने। तो उस तरीके से यहाँ पर इसमें लग गई रोक। अब इसके बाद इसमें जब रोक लग गई तो क्या हुआ, तो अब जो ये कंप्यूट 3 है, ये इतना पोर्शन अब ये आगे सॉल्व होने को बढ़ा, अब ये सॉल्व होगा। तो कंप्यूट 3 जब सॉल्व हुआ तो फिर से, क्योंकि ये कंप्यूट था, ये हमारा मेंबर मेथड है, वापस इसको कॉल लग गई, वापस इस पर हम आ गए और कंप्यूट n की जगह पे आ गए इस बार 3। फिर से चेक होगा कि क्या n1 है, n1 नहीं है, तो इसलिए अगली वाली कंडीशन चलेगी एल्स वाली चली। तो क्या बना, रिटर्न n इंटू कंप्यूट n-1। अब n 3 था तो 3-1 मतलब 2 बना, ऐसा कुछ बना ये, ठीक है ना, ऐसा स्टेटमेंट बना। ये मैं तुम्हें इंटरनली बता रहा हूँ कि अंदर क्या बना। लेकिन जैसे यहाँ पर देखो उसने अरे कंप्यूट 2 बन गया, इसका एग्जीक्यूशन रोक देता है और फिर इस कंप्यूट 2 को सॉल्व करने चले जाता है। तुम्हें मतलब एक तरीके से नज़र आ रहा होगा, बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटी प्रॉब्लम में तोड़ते हुए जा रहे हैं और बहुत सारे टुकड़े हो गए इसके,
फिर आखिरी में जो फाइनल जो टुकड़ा बचता है जिसमें हमारी गाड़ी रुक जाएगी, फिर वहाँ से हम वापस ऊपर को आएंगे। मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखो कंप्यूट 2 बना। अब यहाँ पर अब इसको वो फर्दर सॉल्व करेगा, तो कंप्यूट 2 जैसी बना तो कंप्यूट वाले को मतलब कॉल लग गई, क्योंकि यहाँ कंप्यूट है तो वो इसको रोक देगा, बोलेगा तू रुक जा। अब मैं इस कंप्यूट 2 के लिए सॉल्व करूँगा, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो इसका पूरा हमें मतलब पता चलेगा। मतलब ऐसा समझ लो, रिटर्न n इंटू कंप्यूट 2 है, तो मुझे क्या पता अब ये क्या दे रहा है, जब तक मैं कंप्यूट की वैल्यू ना पता करूँ ना। एक तरीके से जैसे मैथ्स में कोई वेरिएबल होता है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम क्वेश्चन को आगे तभी सॉल्व कर पाते हैं जब हम पहले उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि आगे कहीं अगर उसका यूज़ हो रहा है तो हम उस चीज़ को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे ना जब तक मेरे को वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता होगी। उसी तरीके से जब तक मेरे को इस मेथड की वैल्यू नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, कंप्यूट 2 मतलब दे क्या रहा मेरे को, तो मैं कैसे इसको सॉल्व कर पाऊँ। तो इसलिए वो इसको रोक देता है, एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ रुक जाएगा और फिर वो कंप्यूट 2 को सॉल्व करने निकल जाता है। कंप्यूट 2 को सॉल्व करेगा, तो कंप्यूट 2 को सॉल्व करा तो फिर से यहाँ कॉल लगी, कंप्यूट n की जगह पे आया 2, n की जगह पे 2 आया, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, नीचे वाली चल जाएगी। और नीचे वाली में क्या है, रिटर्न n इंटू, फिर से वही होगा, तो क्या होगा, रिटर्न n इंटू कंप्यूट, इस बार 2 था तो 2 - 1 हो गया 1, ठीक है, ऐसा बना। फिर से वो क्या करेगा, रुक जाएगा, यहाँ पर इसको रोक देगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई मेरे को कंप्यूट 1 तो अभी पता नहीं। अब इसको फिर वो कॉल लगाएगा, फिर देखेगा कि भाई अभी ये क्या है, फिर से इसको कॉल लगाई उसने कंप्यूट 1 के लिए, कंप्यूट 1 के लिए कॉल मारी, तो ऊपर गए, n में आ गया 1। अरे बस समझ में, n में कौन आया, n में आया 1, ये बना कंप्यूट 1। अब यहाँ पर था कंडीशन हमारी इफ़ n इक्वल टू 1, तो देखो n में अगर 1 आ रखा है और यहाँ पर चेक होगा कि क्या n 1 के बराबर है, हाँ भाई अब इस बार n की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, तो रिटर्न कर देगा ये 1 को। कहने का मतलब ये जो ये कंप्यूट 1 था इसने 1 लौटा के दिया। क्यों 1 लौटा के दिया इसने, क्योंकि यहाँ कंडीशन थी ना भाई, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो हमें 1 लौटा के दे दे। तो एक तरीके से हमने यहाँ अब लगा ब्रेक। अगर ऐसी कोई कंडीशन हम नहीं लिखते बेस कंडीशन, तो ये तो फिर से वही होता रहता, फिर कंप्यूट 0 आ जाता, फिर -1, फिर ऐसे ही चलता जाता, तो हमारी गाड़ी तो रुकती नहीं और इन्फाइनाइट लूप में फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अपने आप बंद करता, ताकि ये फालतू के हमारे रिसोर्सेज ना खाए और बाकी जो काम के प्रोग्राम हैं, जो बाकी चीज़ें चल रही है एप्लीकेशन, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो फिर वो इसे रोकता है, तो हमारा फिर स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आता है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब मैं स्टैक समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने रिटर्न कर दिया 1, इसने 1 रिटर्न करा, तो मतलब जो ये था 1 वो इसकी जगह पे आ गया होगा, क्योंकि ये 1 इस कंप्यूट 1 को जब हमने सॉल्व करा तो इसने रिटर्न करा। इस तरीके से अगर तुम सोचो कि मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, लिख सकता हूँ 1, आ रही बात समझ में। अच्छा एक और चीज़ में ध्यान दो, उस पर लिखने से पहले जो यहाँ n की वैल्यू थी, यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर भी वो जो वैल्यू थी वो आएंगी। जैसे उस समय n में 3 आया था, तो यहाँ भी n में 3 आएगा, ठीक है। जब यहाँ n में 2 आया था, मतलब यहाँ पर n में उस समय 4 था, तभी तो वो 4 - 1 3 बना, ठीक है। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना, तो वो वैल्यू भी यहाँ पर आएगी, वो मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर वो वैल्यू भी आएगी। अब यहाँ पर देखो, जब ये 1 हुआ तो मतलब कंप्यूट 1 ने 1 लौटाया, तो 1 लौटाया मतलब जब उसने 1 रिटर्न करा, तो उसका मतलब ये होता है जहाँ पर भी उस मेथड को हमने कॉल करा उसकी जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी जो वो रिटर्न कर रहा था। तो कंप्यूट 1 की जगह पे कौन आएगा, कंप्यूट 1 की जगह पे तो मैं तो समझ लो 1 आ गया, तो ऐसा बना, ठीक है। अब इसकी जगह पे कौन आया होगा, जब ये रिटर्न कर रहा है 2 × 1, तो 2 × 1 कितना हुआ, 2 हुआ ना, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इसके लिए था, ये वाला ये बना था। तो अब ये जो 2 × 1 है, 2 × 1 मतलब 2, ये इसकी जगह पे आएगा, तो 2 × 1 हुआ 2, तो ये 2 इस कंप्यूट 2 की जगह पे आया यहाँ पर, ये ऐसा बना। अब ये कंप्यूट 3 जो था इसके लिए ये रिटर्न स्टेटमेंट है, मतलब ये जब इसको हमने सॉल्व किया था तो ऐसा बना, ठीक है ना, इसका था ये वाला। तो अब उसमें वैल्यू क्या रखे, 3 × 2, तो ये क्या हुई 6, तो अब इसकी जगह पे आ जाएगा 6। अब जो ऊपर वाला था वो टूट करके ये बना था, इसकी जगह पे क्या है 6 × 4 = 24, तो उधर ये जो कंप्यूट 4 है इसकी जगह पे आ जाएगा 24, ठीक है, 24। तो जो फाइनल है हमारा आंसर वो आएगा हमारे यहाँ पर रिज़ल्ट में 24। इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो आंसर हमारा 24 प्रिंट होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा कि भाई फ्लो क्या होता है। तुमने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि कैसे हमने उसे तोड़ते तोड़ते नीचे पहुँचे, फिर उनको हम जोड़ के आखिरी में अपने ऊपर वाला जो था उसका आंसर निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमारी, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था। छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ने के बाद जो उन छोटे टुकड़ों का आंसर था, जो उनका सॉल्यूशन आया, उनको मिला के हमने क्या करा, जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसका आंसर निकाला,
तो यही हमारा रिकर्जन होता है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, रिकर्जन और जो लूप होते हैं इसके बीच में क्वेश्चन पूछा आ जाता है कि भाई लूप या आइटरेशन और रिकर्जन, आइटरेशन और रिकर्जन के बीच में डिफरेंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, या इनके बीच में 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट बता दो, ये क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है ये देखो भाई, पहली चीज़ तो याद रखना, जो भी हम काम रिकर्जन से करते हैं वो सारा काम हम आइटरेशन से कर सकते हैं। आइटरेशन मतलब कुछ नहीं, लूप का यूज़ करना। तो यहाँ पे हमने लूप का यूज़ नहीं करा, हम इस काम को लूप का यूज़ करके भी कर सकते थे। और आगे जो तुम्हें क्वेश्चन में बताऊँगा, जैसे बाइनरी सर्च वाला है, तो लूप का यूज़ करके मैंने उससे पहले से वीडियो बना रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उसे आगे किस में पढ़ेंगे, रिकर्जन के थ्रू पढ़ेंगे। तो हर काम को हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं और उसी काम को रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रिकर्जन की बात अगर हम करें तो ये थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि ये हर बार मेमोरी खाता है, ज़्यादा मेमोरी खाता है लूप के मुकाबले, तो ये स्लो होता है। तो फिर तुम बोलोगे इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोड को बहुत छोटा और रीडेबल बनाता है। जैसे मैंने कहीं पर लूप का यूज़ करके कोई काम कर रहा हूँ तो उसका कोड इतना बड़ा होगा, लेकिन रिकर्जन से यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोड इतना हो जाएगा और पढ़ने लायक होगा। पर इसका अगर हम असली में बात करें, रियल लाइफ में बहुत कम यूज़ करेंगे। जैसे कहीं पर हम कोडिंग करते हैं जहाँ पर हमें चाहिए कि भाई ज़्यादा मेमोरी और टाइम ना खाए, या प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा बने जो टाइम भी ज़्यादा यूज़ ना करे और मेमोरी भी ज़्यादा हमारी कंज्यूम ना करे, तो हम रिकर्जन का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ, हम लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि लूप ज़्यादा मेमोरी नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। रिकर्जन और आइटरेशन के बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ पॉइंट है जो तुम्हें पता होने चाहिए, भी पूछे जाते हैं। अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल समझा। अब इस एग्जाम्पल में तुम्हें एक और चीज़ समझाऊंगा जो मैं तुम्हें कह रहा था, स्टैक क्या होता है। पहले स्टैक समझ लेते हैं, फिर इस एग्जाम्पल से तुम्हें मैं उसके बारे में बताऊँगा।